हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीपीएससी मेंटोर। इस वीडियो में हम लोग एडुटेरिया बीपीएससी प्रैक्टिस सेट नंबर 9 को डिस्कस करेंगे। प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से 8 तक का वीडियो अपलोड हो चुका है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। अगर आप लोगों ने अभी तक उसे नहीं देखा है तो आप लोग वहां से देख सकते हैं। ये वीडियो आने वाले 67वीं बीपीएससी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, किस वाद में उच्चतम न्यायालय में यह व्यवस्था दी कि प्रस्तावना संविधान का एक भाग है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, केशवानंद भारतीवाद। और केशवानंद भारतीवाद 1973 ईस्वी में हुआ था, जिसके अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद को अनुच्छेद 368 के तहत संविधान के किसी भी भाग में संशोधन का अधिकार है, लेकिन यह संशोधन मूल ढांचे के विरुद्ध नहीं होना चाहिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, केशवानंद भारती। और बेरुवाड़ी संघवाद जो कि 1960 में हुआ था, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित नहीं है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, राजमन्नार समिति। राजमन्नार समिति का संबंध केंद्र राज्य संबंध से है, परंतु धर आयोग, जेवीपी समिति और फजल अली आयोग जो है वो राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में किस आधार पर अल्पसंख्यकों का निर्धारण किया गया है? तो भारतीय संविधान में अनुच्छेद 29 के तहत भाषाई एवं धार्मिक आधार पर अल्पसंख्यकों का निर्धारण किया गया है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, भाषाई एवं धार्मिक आधार। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में निम्न में से कौन नहीं शामिल है? तो राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई, उपरोक्त में से एक से अधिक। और राष्ट्रपति के निर्वाचन का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 54 में किया गया है। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर विधिक अधिकार बनाया गया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 44वां संविधान संशोधन। संसद ने 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा वर्ष 1978 में संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर विधिक अधिकार बना दिया। और वर्तमान में कुल 6 मौलिक अधिकार हैं, जो कि इस प्रकार हैं: समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23-24, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29-30 और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। अगला प्रश्न है, विधान परिषद के संबंध में निम्नलिखित में से असत्य कथन कौन है? तो आइए चेक करते हैं कौन कौन सा कथन असत्य है। पहला है, राज्य विधायिका उच्च सदन होता है। तो ये सही है। विधान परिषद राज्य विधायिका का उच्च सदन होता है। तो ये सही है। सदस्यता हेतु न्यूनतम आयु 25 वर्ष। तो ये गलत है। सदस्यता हेतु न्यूनतम आयु जो है वो 30 वर्ष है। तीसरा कथन है, बजट पर चर्चा और अनुदान मांगों पर मतदान कर सकती है। तो ये गलत है। विधान परिषद जो है वो बजट पर चर्चा तो कर सकती है, परंतु अनुदान मांगों पर मतदान नहीं कर सकती है। तो ये गलत है। राष्ट्रपति के चुनाव में इसके सदस्य भाग नहीं लेते। तो ये भी सही है। विधान परिषद के सदस्य जो हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव के निर्वाचन मंडल के सदस्य नहीं होते। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई, उपरोक्त में से एक से अधिक। और संविधान के अनुच्छेद 169 के अनुसार राज्यों में विधानसभा के अतिरिक्त एक विधान परिषद भी हो सकती है। अगला प्रश्न है, संविधान के कार्य प्रणाली की समीक्षा के लिए 11 सदस्यीय आयोग के गठन के वर्ष और अध्यक्ष के सुमेलित युग्म की पहचान कीजिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, वर्ष 2000 न्यायमूर्ति MN वेंकटचलैया। संविधान की कार्यप्रणाली की समीक्षा के लिए 11 सदस्यीय आयोग का गठन वर्ष 2000 में न्यायमूर्ति MN वेंकटचलैया की अध्यक्षता में न्याय एवं विधि मंत्रालय के संकल्प द्वारा किया गया था।
अगला प्रश्न है, किसी राज्य में अधिकतम कितने समय अवधि तक राष्ट्रपति शासन लागू रह सकता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 3 वर्ष तक। राष्ट्रपति शासन संसदीय अनुमोदन के बाद 6 महीने तक के लिए लगाया जा सकता है और इसे आगे बढ़ाने के लिए पुनः संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता होगी। इस तरह से अधिकतम 3 वर्षों के लिए राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। राष्ट्रपति शासन का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 356 में है। अगला प्रश्न है, अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का अधिकार संविधान ने किसे दिया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, राष्ट्रपति। संविधान के अनुच्छेद 263 के अनुसार अंतर्राज्यीय परिषद का गठन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, जिसका मुख्य कार्य राज्यों के मध्य विवाद निपटारे, राज्यों के हित और केंद्र एवं राज्यों के हित आदि के लिए कार्य करना है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति किसी मामले में सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ले सकता है, इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 143। अनुच्छेद 143 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय को सलाहकारी की अधिकारिता दी गई है। अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति किसी मामले में उच्चतम न्यायालय से सलाह ले सकता है, पर यह सलाह मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्यकारी नहीं है। अगला प्रश्न है, संसदीय प्रणाली में शून्यकाल किसकी देन है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, भारत। संसदीय प्रणाली में शून्यकाल भारत की देन है और यह प्रक्रिया 1962 से जारी की गई है। शून्यकाल में संसद सदस्य बिना पूर्व सूचना के मामले उठा सकता है और शून्यकाल प्रश्नकाल के तुरंत बाद शुरू होता है। अगला प्रश्न है, किसी राज्य में पंचायतों के निर्वाचन की तिथि की घोषणा कौन करता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, राज्य निर्वाचन आयोग। संविधान के अनुच्छेद 243 आई के अनुसार राज्य में पंचायतों के निर्वाचन की तिथि की घोषणा राज्य निर्वाचन आयोग करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संघ सूची का विषय नहीं है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, पुलिस। पुलिस जो है वो राज्य सूची के अंतर्गत आता है। भारत की रक्षा, रेल एवं राष्ट्रीय राजमार्ग और जनगणना संघ सूची के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, किस बजट के अंतर्गत किसी भी विभाग अथवा संगठन द्वारा प्रस्तावित व्यय की प्रत्येक मद को बिल्कुल नई मद मान लिया जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, शून्य आधारित बजट। शून्य आधारित बजट में पिछले वर्षों के व्यय संबंधी आंकड़ों को कोई महत्व नहीं दिया जाता। इस बजट में बजट अनुमान्य शून्य से प्रारंभ किया जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सी योजना उदारीकृत अर्थव्यवस्था के रूप में वर्णित जॉन डब्ल्यू मुलर मॉडल पर आधारित थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 8वीं पंचवर्षीय योजना, जो कि 1992 से 1997 तक था, में उदारीकृत अर्थव्यवस्था को अपनाया गया था, जो जॉन डब्ल्यू मुलर मॉडल पर आधारित है और 8वीं पंचवर्षीय योजना को राव मनमोहन मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, नैसकॉम निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की कंपनियों का संगठन है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सूचना प्रौद्योगिकी। नैसकॉम यानी कि नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी और बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग उद्योग की एक ट्रेड एसोसिएशन है। अगला प्रश्न है, किसी भी देश के विदेशी मुद्रा भंडार में निम्नलिखित में कौन से तत्व शामिल नहीं होते? किसी भी अर्थव्यवस्था के समग्र विशेष में कुल विदेशी मुद्रा को विदेशी मुद्रा भंडार कहा जाता है, जिसमें विदेशी परिसंपत्तियां, स्वर्ण भंडार, रिजर्व ट्रेंच और एसडीआर सभी शामिल हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंग अनुपात एवं बाल लिंग अनुपात के सही जोड़े का चयन कीजिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 943 और 919। भारत में लिंग अनुपात जो है वो 943 है और बाल लिंग अनुपात 919 है, जबकि बिहार में जो लिंग अनुपात है वो 918 है और बाल लिंग अनुपात 935 है।
अगला प्रश्न है, भुगतान संतुलन में प्रयुक्त होने वाला शब्द अदृश्य मदों में कौन सम्मिलित है? तो सबसे पहले है बैंक एवं वित्तीय संस्थाएं, तो ये है बीमा कंपनी, ये भी सम्मिलित है। इंजीनियर्स, डॉक्टर्स आदि की सेवाएं, ये भी सम्मिलित है। और जहाज रानी से प्राप्त मद, ये भी सम्मिलित है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ई, उपरोक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है, सड़क मार्ग की लंबाई के आधार पर भारत में प्रथम स्थान किस राज्य का है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। भारत में सड़क मार्ग की लंबाई के आधार पर प्रथम स्थान महाराष्ट्र का है और सबसे कम सिक्किम में सड़क मार्ग की लंबाई है। अगला प्रश्न है, समाजवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अधिकतम लोक कल्याण। समाजवादी अर्थव्यवस्था का उद्देश्य अधिकतम लोक कल्याण है और लाभ अर्जित करना पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य है। और मिश्रित अर्थव्यवस्था में लाभ और लोक कल्याण ये दोनों उद्देश्य होते हैं। अगला प्रश्न है, उपयोगिता का गणनावाचक सिद्धांत किसने दिया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मार्शल। उपयोगिता का गणनावाचक सिद्धांत मार्शल के द्वारा दिया गया था, जिसके अनुसार उपयोगिता की माप उस पर खर्च किए गए मुद्रा के आधार पर किया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री जन धन योजना निम्नलिखित में से किस मुख्य उद्देश्य के लिए प्रारंभ की गई है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, देश में वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहित करने के लिए। और इसकी शुरुआत 28 अगस्त 2014 से हुई थी। अगला प्रश्न है, कॉफ़ी की कीमत में वृद्धि से चाय की मांग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, बढ़ेगा। देखिए, चाय जो है वो कॉफ़ी का सब्स्टिट्यूट है, मतलब जो लोग चाय और कॉफ़ी दोनों पीते हैं, तो अगर कॉफ़ी महंगी हो जाएगी तो यहाँ पर वो लोग चाय का उपयोग ज़्यादा करेंगे। तो जैसे ही कॉफ़ी का रेट बढ़ेगा, यहाँ पर चाय का डिमांड बढ़ जाएगा, तो यहाँ पर क्या होगा, चाय का मांग बढ़ जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक में छोटे किसानों के रूप में किसे परिभाषित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 1 हेक्टेयर से अधिक और 2 हेक्टेयर से कम भूमि वाले किसानों को। जिन किसानों के पास 1 हेक्टेयर से अधिक और 2 हेक्टेयर से कम भूमि है, उन किसानों को छोटे किसान के रूप में माना जाता है। और जिनके पास खेती करने लायक सिर्फ 1 हेक्टेयर ज़मीन हो, उसे सीमांत किसान माना जाता है। और 10 एकड़ से ज़्यादा भूमि वाले बड़े किसानों के श्रेणी में आते हैं। अगला प्रश्न है, वर्तमान में बिहार में कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 4। वर्तमान में बिहार में 4 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। इनमें से नालंदा विश्वविद्यालय जो कि राजगीर में है, दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय जो कि गया में है, महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय मोतिहारी में है और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कृषि विश्वविद्यालय समस्तीपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला खिलौना समूह किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, कर्नाटक। भारत का पहला खिलौना समूह कर्नाटक में स्थापित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, शहरी गैर मैनुअल कर्मचारियों के लिए सीपीआई किस विभाग द्वारा जारी किया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO द्वारा शहरी गैर मैनुअल कर्मचारियों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जारी किया जाता है और CSO का मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसका गठन 1951 ईस्वी में किया गया था। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ी भगवान बुद्ध की भारत शयनावस्था में प्रतिमा को कहाँ प्रतिस्थापित किया जा रहा है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, बोधगया। बोधगया के बुद्ध अंतर्राष्ट्रीय कल्याण मंदिर में भारत की सबसे बड़ी शयन अवस्था में बुद्ध की प्रतिमा को प्रतिस्थापित किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, किस बीमा प्रदाता ने 100% प्रीमियम रिटर्न प्रदान करने वाली भारत की पहली पॉलिसी एक्टिव हेल्थ पॉलिसी लॉन्च की है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस एकमात्र बीमा कंपनी है जो कि 100% तक प्रीमियम रिटर्न देती है। अगला प्रश्न है, 22वें कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2021 की मेज़बान शहर कौन होगा? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, पंचकुला। पंचकुला हरियाणा में टेबल टेनिस चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा और इसमें 28 देशों के भाग लेने की संभावना है।
अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए चिनाब। उरी क्षेत्र के चिनाब नदी पर दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल का उद्घाटन किया जाएगा, जिसकी लंबाई 1.3 किलोमीटर है और ऊंचाई 359 मीटर है। अगला प्रश्न है, कोवैक्स योजना के माध्यम से मुफ्त कोविड-19 टीके प्राप्त करने वाला पहला देश कौन सा देश बन गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी घाना। कोवैक्स योजना के माध्यम से मुफ्त कोविड-19 टीके प्राप्त करने वाला पहला देश घाना बन गया है और घाना का कैपिटल अक्कारा है। अगला प्रश्न है, किस देश ने 530 मिलियन नेपाली रुपए की लागत से अपने 25 स्वास्थ्य चौकियों के पुनर्निर्माण के लिए नेपाल के साथ 4 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी भारत। भारत ने 530 मिलियन की लागत से अपने 25 स्वास्थ्य चौकियों के पुनर्निर्माण के लिए नेपाल के साथ 4 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं और वर्तमान में नेपाल के पीएम शेर बहादुर देउबा हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने किस राज्य में एक बौद्ध मठ की खोज की है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी झारखंड। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने झारखंड में एक बौद्ध मठ की खोज की है, जो कि 9वीं सदी से 12वीं सदी के मध्य का है। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य विधि आयोग के अध्यक्ष पर किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए न्यायमूर्ति अंजना मिश्रा। बिहार राज्य विधि आयोग के अध्यक्ष पद पर न्यायमूर्ति अंजना मिश्रा को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, विश्व बैंक ने किस भारतीय राज्य में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए एक ऋण परियोजना पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी नागालैंड। भारत सरकार, नागालैंड सरकार और विश्व बैंक ने नागालैंड में स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए 68 मिलियन की एक परियोजना पर हस्ताक्षर किया है। अगला प्रश्न है, सीसीआई के दक्षिण क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन वित्त मंत्री ने किस शहर में किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी चेन्नई। केंद्रीय वित्त मंत्री और कॉरपोरेट मामलों के मंत्री ने चेन्नई में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग सीसीआई के दक्षिण क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन वित्त मंत्री और कॉरपोरेट मामलों के मंत्री ने चेन्नई शहर में किया है। अगला प्रश्न है, आर्थिक सर्वेक्षण 2021 के अनुसार किस राज्य में सबसे अधिक विदेशी पर्यटक पहुंचे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी तमिलनाडु। आर्थिक सर्वेक्षण 2021 के अनुसार तमिलनाडु राज्य में सबसे अधिक विदेशी पर्यटक आते हैं और भारत के पर्यटकों की संख्या सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में पहुंची। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार देश की जनसंख्या का लगभग 16% हिस्सा किस राज्य में निवास करता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। 2011 की जनगणना के अनुसार देश की जनसंख्या का लगभग 16% हिस्सा उत्तर प्रदेश राज्य में निवास करता है। अगला प्रश्न है, कोरोना पीड़ितों में ऑक्सीजन की कमी को दूर करने वाली दवा 2-डीऑक्सी-डी ग्लूकोज का निर्माण किस संगठन ने किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी डीआरडीओ। डीआरडीओ ने डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी के सहयोग से 2-डीऑक्सी-डी ग्लूकोज का निर्माण किया था और इस दवा को औपचारिक रूप से 17 मई 2021 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा लॉन्च किया गया। अगला प्रश्न है, एशिया के सबसे बड़े पशु उद्यान का उद्घाटन किस भारतीय राज्य में किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी तमिलनाडु। तमिलनाडु में एशिया के सबसे बड़े मवेशी पार्क का उद्घाटन किया गया है, जिसका नाम एडवांस इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड रिसर्च ऑन लाइफ स्टॉक एंड एनिमल साइंस है। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने वतन प्रेम नामक योजना को शुरू किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी गुजरात। गुजरात सरकार ने वतन प्रेम नामक योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत विदेशों में कहीं भी रहने वाले गुजराती समुदाय के लोगों को राज्य की योजनाओं का लाभ प्राप्त हो सकेगा और वर्तमान में गुजरात के सीएम भूपेंद्र भाई पटेल हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में चलाए गए ऑपरेशन देवी शक्ति का संबंध
भारत सरकार के किस मंत्रालय से है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, विदेश मंत्रालय। ऑपरेशन देवी शक्ति का संबंध भारत सरकार के विदेश मंत्रालय से है। विदेश मंत्रालय ने अफगानिस्तान में राजनीतिक संकट के बाद वहां फंसे नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन देवी शक्ति का शुरुआत किया था। अगला प्रश्न है, आर्कटिक क्षेत्र की जलवायु और पर्यावरण की निगरानी के लिए किस देश द्वारा नया उपग्रह आर्कटिका एम लॉन्च किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, रूस। रूसी अंतरिक्ष निगम रॉसकॉस्मोस ने आर्कटिक की जलवायु और पर्यावरण की निगरानी के लिए अपना पहला उपग्रह सफलतापूर्वक लॉन्च किया है, जिसका नाम आर्कटिका एम है। अगला प्रश्न है, सीबीआई के नए निदेशक के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सुबोध कुमार जायसवाल। सुबोध कुमार जायसवाल ने अपना कार्यभार 24 मई 2021 से संभाला है और उनका कार्यकाल 2 वर्ष का होगा। और सीबीआई का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जिसका गठन 1963 ईस्वी में किया गया था और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय वैज्ञानिक को एनी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की गई है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, प्रोफेसर CNR राव। अक्षय ऊर्जा स्रोतों और ऊर्जा भंडारण के अनुसंधान के लिए भारत रत्न से सम्मानित प्रोफेसर CN राव को 14 अक्टूबर 2021 को रोम में यह पुरस्कार दिया गया और इस पुरस्कार को ऊर्जा अनुसंधान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के तुल्य माना जाता है। अगला प्रश्न है, IAF टीम किस देश की वायुसेना की 70वीं वर्षगांठ समारोह में शामिल हुई? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, श्रीलंका। भारतीय वायुसेना श्रीलंकाई वायुसेना की 70वीं वर्षगांठ समारोह में शामिल हुई। अगला प्रश्न है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने बसों के लिए संपर्क रहित टिकट सेवा के लिए एक मोबाइल ऐप चार्टर लॉन्च किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, दिल्ली। दिल्ली ने बसों के लिए संपर्क रहित टिकट सेवा के लिए एक मोबाइल ऐप चार्टर लॉन्च किया है, जिसकी मदद से दिल्ली में रहने वाले लोग अपने स्मार्टफोन का इस्तेमाल करके ऑनलाइन टिकट बुक कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्रमा पर अधिक ऊंचा छलांग लगा सकता है, क्योंकि? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तल की तुलना में अत्यल्प होता है। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की अपेक्षा 1/6 1/6 गुना होता है, जिसके वजह से अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना चंद्रमा पर अधिक ऊंचा छलांग लगा सकता है। अगला प्रश्न है, सर सीवी रमन को उनके किस कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, प्रकाश के प्रकीर्णन के अध्ययन। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर सीवी रमन या चंद्रशेखर वेंकट रमन को भौतिक विज्ञान में प्रकाश के प्रकीर्णन के अध्ययन के लिए 1930 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था और उनका अध्ययन रमन प्रभाव के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, रडार का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जहाज़ों, वायुयानों आदि को ढूंढना एवं मार्ग निर्देश करने के लिए। रडार एक डिटेक्टिंग डिवाइस है जिसका उपयोग जहाज़ों, वायुयानों आदि का पता लगाने एवं दिशा निर्देशन में किया जाता है और रडार का फुल फॉर्म रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अच्छा विद्युत रोधक है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, एबोनाइट। दिए गए विकल्पों के अनुसार एबोनाइट सबसे अच्छा विद्युत रोधक है। अगला प्रश्न है, रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, वस्तु से छोटा एवं उल्टा। रेटिना पर बना प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा एवं आकार में वस्तु से छोटा बनता है। अगला प्रश्न है, पानी की बूंदें किसकी भांति प्रतीत होती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अवतल लेंस। पानी की बूंदें अवतल या अपसारी लेंस की भांति कार्य करती है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का प्रतिरोध गीला में किसके समतुल्य होता है?
तो देखिए समान अवस्था में मानव का प्रतिरोध जो होता है वो 10⁴ ओम होता है, परंतु जब मानव गीली अवस्था में हो तो उसका प्रतिरोध 10⁻³ ओम होता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, एडवर्ड टेलर। हाइड्रोजन बम का आविष्कार एडवर्ड टेलर द्वारा किया गया था और इन्हें हाइड्रोजन बम का पिता कहा जाता है। वार्नर ब्राउन को जर्मन रॉकेट साइंस का जनक कहा जाता है और इन्होंने V2 रॉकेट का आविष्कार किया था। सैमुअल कोहेन ने न्यूट्रॉन बम का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न है, इनमें किस अम्ल का प्रयोग फोटोग्राफी में होता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग फोटोग्राफी में फेरस ऑक्जेलेट के रूप में किया जाता है। और फॉर्मिक अम्ल चींटी में पाया जाता है, साइट्रिक अम्ल खट्टे फलों में पाया जाता है और एसिटिक अम्ल सिरका में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, एलपीजी में मुख्यतः पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। एलपीजी में मुख्यतः इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन पाया जाता है, जो कि एक गंधहीन और अत्यधिक ज्वलनशील पदार्थ है। इसलिए इसमें गंध के लिए इथाइल मार्केप्टॉन मिलाया जाता है। अगला प्रश्न है, शहद में मीठापन का कारण है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, फ्रक्टोज। शहद में मीठापन का कारण फ्रक्टोज है, जिसे फ्रूट शुगर भी कहा जाता है और ये सबसे मीठा शुगर है। अगला प्रश्न है, ब्रह्मांड में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, हाइड्रोजन। ब्रह्मांड में सबसे अधिक हाइड्रोजन, जो कि 75% है, पाई जाती है और वायुमंडल में सबसे अधिक नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। अगला प्रश्न है, सोडियम वेपर लैंप का प्रयोग स्ट्रीट लाइट में किया जाता है क्योंकि? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, प्रकाश मोनोक्रोमेटिक होता है एवं जल बूंदों द्वारा अलग अलग नहीं होता। सोडियम वेपर लैंप मोनोक्रोमेटिक पीला प्रकाश देता है एवं जल बूंदों द्वारा विखंडित नहीं होता और साथ ही यह प्रदूषण रहित भी होता है। अगला प्रश्न है, गैसोहॉल एक मिश्रण है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, इथाइल अल्कोहल एवं पेट्रोल का। गैसोहॉल इथाइल अल्कोहल एवं पेट्रोल का मिश्रण है, जिसमें मुख्यतः गैसोहॉल गैसोलीन 90% एवं इथेनॉल 10% होता है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन इन्फेक्शन से रक्षा करता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, WBC। WBC को रोग प्रतिरक्षा कोशिका कहा जाता है, जो कि रक्त में पाया जाता है और WBC का फुल फॉर्म होता है वाइट ब्लड सेल। अगला प्रश्न है, किस विटामिन को शरीर संचित नहीं कर सकता? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, विटामिन सी। शरीर में विटामिन सी संचित नहीं हो सकता। शरीर में विटामिन ए, डी, ई और के स्टोर होता है, जो कि वसा में घुलनशील हैं, जिसे शरीर अवशोषित कर लेता है, जबकि विटामिन सी और विटामिन बी जल में घुलनशील हैं, जिसे शरीर अवशोषित नहीं कर सकता। अगला प्रश्न है, इनमें कौन वसा एवं प्रोटीन का मुख्य स्रोत है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मूंगफली। मूंगफली में प्रोटीन एवं वसा दोनों पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। इसमें 25.3% प्रोटीन एवं 48.1% वसा पाया जाता है। अगला प्रश्न है, रानीखेत रोग किसमें पाए जाते हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मुर्गी। रानीखेत रोग मुख्यतः मुर्गा या मुर्गी में पाया जाता है और यह विषाणु जनित रोग है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन युग्म गलत है? तो आइए चेक करते हैं। सबसे पहले है प्लेग, चूहा से होता है, तो ये सही है। रेबीज कुत्ता के काटने से होता है, तो ये भी सही है। टेपवॉर्म सुअर, तो ये भी सही है। पोलियो बंदर, तो ये गलत है। पोलियो जो है विषाणु द्वारा होता है और उस विषाणु का नाम पोलियोमाइलिटिस है और बंदर के काटने से रेबीज होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो आइए चेक करते हैं कौन कौन सा कथन गलत है। तो पहला कथन है, लाइसोसोम गोल आकार की एक परत वाली झिल्ली से घिरी संरचना होती है, तो ये सही है। लाइसोसोम में लगभग 18 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं,
तो ये गलत है। लाइसोसोम में मुख्यतः 50 प्रकार के एंजाइम होते हैं। अगला कथन है लाइसोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है, तो ये भी गलत है। लाइसोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से नहीं, आत्महत्या की थैली के नाम से जाना जाता है। लाइसोसोम की खोज डी डूबे ने की थी, तो ये सही है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई, उपरोक्त में से एक से अधिक। बी और सी कथन गलत हैं। और सेल का प्रोटीन फैक्ट्री जो है वो राइबोसोम को बोला जाता है। अगला प्रश्न है किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूर पर खड़े हों, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है, संभवतः दर्पण है। तो देखिए, प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होने का कारण होता है या तो वो दर्पण समतल दर्पण हो या फिर उत्तल दर्पण हो। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, या तो समतल अथवा उत्तल। समतल दर्पण पर बना प्रतिबिंब सदैव सीधा और आभासी तथा वस्तु के साइज के बराबर होता है, और उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब सीधा परंतु वस्तु से छोटा और आभासी होता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है तो इसका मतलब है कि, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है। ईंधन के अपूर्ण दहन के कारण बर्तन की तली बाहर से काली हो जाती है और अपूर्ण दहन से कार्बन उत्पन्न होता है, जिसके वजह से बर्तन काली हो जाती है। अगला प्रश्न है मनुष्य के लीवर से संबंधित बीमारी लीवर सिरोसिस किस कारण होता है? तो लीवर सिरोसिस का मुख्य कारण ज़्यादा शराब पीना, हेपेटाइटिस बी या सी वायरस के चपेट में आने से होता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, बी और सी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई, उपरोक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है रुधिर के प्लाज्मा में निम्नलिखित में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? तो रुधिर के प्लाज्मा में लिम्फोसाइट्स के द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, लिम्फोसाइट्स। और लिम्फोसाइट्स का मुख्य कार्य होता है टॉक्सिक पदार्थों को निष्क्रिय करना। अगला प्रश्न है जब वृक्क कार्य करना बंद कर देते हैं तो निम्न में से कौन सा पदार्थ जमा होता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, रक्त में नत्रजनित अपशिष्ट पदार्थ। देखिए, वृक्क या किडनी का मुख्य कार्य ब्लड को फिल्टर करके उससे टॉक्सिक पदार्थों को अलग करना होता है, और यहाँ पर जब वृक्क अच्छे से कार्य करना बंद कर देगा तो उसमें रक्त में टॉक्सिक पदार्थ जो कि शरीर के लिए हानिकारक होते हैं वो जमा हो जाएंगे। अगला प्रश्न है तंतुपास्थी फाइब्रस बोन संधि कहाँ पाई जाती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, कपाल। कपाल में तंतुपास्थी संधि पाई जाती है। मनुष्य के कपाल में कुल अस्थियों की संख्या 8 होती है और खोपड़ी में कुल अस्थियों की संख्या 28 होती है। अगला प्रश्न है मनुष्य शरीर का कौन सा अंग अल्जाइमर रोग से प्रभावित होता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मस्तिष्क। अल्जाइमर रोग मानव मस्तिष्क को प्रभावित करता है और इसमें व्यक्ति की स्मृतिहास, विचार, भाषा, क्षमता और व्यवहार में बदलाव आ जाता है। अगला प्रश्न है निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? तो आइए चेक करते हैं। एक तरफ पदार्थ है और दूसरी तरफ उसका उपयोग है। तो सबसे पहले है सिल्वर ब्रोमाइड और दूसरी तरफ उसका उपयोग है कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण। तो ये गलत है। सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग जो है फोटोग्राफी प्लेट में किया जाता है। दूसरा है दूधिया मैग्नीशियम प्रति अम्ल, ये सही है। लिथियम बाइकार्बोनेट गठिया का उपचार, ये भी सही है। सिल्वर आयोडाइड कृत्रिम वर्षा, ये भी सही है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सिल्वर ब्रोमाइड कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण। सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग फोटोग्राफी प्लेट में होता है। अगला प्रश्न है बीओडी का मुख्य उपयोग किसमें होता है? तो आइए चेक करते हैं। पहला ऑप्शन है पानी में उपस्थित कार्बनिक पदार्थ में सूक्ष्म जीवों द्वारा विघटन की मात्रा ज्ञात करने में, तो ये सही है। पानी को शांत करने में, तो ये गलत है। पानी में ऑक्सीजन की मात्रा ज्ञात करने में, तो ये भी सही है। और पानी का बहाव को नियंत्रित करने में, तो ये गलत है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई, उपरोक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन ए और ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है
जंगल में आग लगने का मुख्य कारण क्या है? जंगल में आग लगने के अनेक कारण हो सकते हैं, जैसे कि अत्यधिक गर्म हवा, बिजली का गिरना, विद्युत पथ में शॉर्ट सर्किट। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई, उपरोक्त में से एक से अधिक, तड़ित, अत्यधिक गर्म हवा और विद्युत में शॉर्ट सर्किट। अगला प्रश्न है, इनमें कौन विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण नहीं है? एक्स किरण, गामा किरण और पैराबैंगनी किरण विद्युत चुंबकीय किरण हैं, जबकि पाराध्वनिकी किरणें विद्युत चुंबकीय तरंगें नहीं हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, पाराध्वनिकी किरणें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसको रहस्यमयी झील कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, रूपकुंड झील। रूपकुंड झील को रहस्यमयी झील कहा जाता है, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। और जोर पोखरी झील दार्जिलिंग में है। डोडी ताल झील उत्तराखंड में स्थित है और रेड हिल झील जो है वो तमिलनाडु में स्थित है। अगला प्रश्न है, मास्टर ऑफ गॉड्स किस ग्रह को कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बृहस्पति। आकार में सभी ग्रहों से सबसे बड़ा होने के कारण बृहस्पति ग्रह को मास्टर ऑफ गॉड्स कहा जाता है। अगला प्रश्न है, नार्डिक जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो नार्डिक जनजाति जो है वो एक श्वेत जनजाति है, जो कि मुख्यतः नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड और आइसलैंड में पाई जाती है और इन देशों को नार्डिक देश कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई, उपरोक्त में से एक से अधिक। दिए गए विकल्पों के अनुसार नॉर्वे और स्वीडन में नार्डिक जनजाति पाई जाती है। अगला प्रश्न है, हबूब किस देश में चलने वाली हवा है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, एशिया यूरोप की सीमा। हबूब खार्तूम के समीप चलने वाली धूल भरी आंधियाँ हैं, जिससे दृश्यता कम हो जाती है। अगला प्रश्न है, काकेशस पर्वत श्रेणी कहाँ अवस्थित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, रूस में। काकेशस पर्वत श्रेणी एशिया और यूरोप की सीमा पर अवस्थित है और इसका अधिकांश भाग रूस में अवस्थित है। अगला प्रश्न है, मंदाकिनी एवं अलकनंदा के संगम पर स्थित नगर है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, रुद्रप्रयाग। मंदाकिनी एवं अलकनंदा के संगम पर स्थित नगर रुद्रप्रयाग है और विष्णुप्रयाग धौली गंगा और अलकनंदा का संगम स्थल है। कर्णप्रयाग पिंडार एवं अलकनंदा का संगम स्थल है और देवप्रयाग भगीरथी एवं अलकनंदा का संगम स्थल है। अगला प्रश्न है, BSHW स्टेपी जलवायु पाई जाती है? तो BSHW स्टेपी जलवायु मध्यवर्ती राजस्थान, उत्तर मध्य कर्नाटक में पाया जाता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई, उपरोक्त में से एक से अधिक। और उत्तर पूर्वी भारत में DFC जलवायु पाई जाती है और मध्य गंगा के मैदान में CWG जलवायु पाई जाती है। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक भूभाग में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? भारत में सबसे अधिक जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, जो कि 40% भूक्षेत्र में पाई जाती है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जलोढ़ मिट्टी। उसके बाद लाल मिट्टी 18% क्षेत्र में, उसके बाद काली मिट्टी 15% के क्षेत्र में और लेटराइट मिट्टी 3.7% के क्षेत्र में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, इनमें मैंग्रोव वन नहीं पाया जाता। भारत में मैंग्रोव वन मुख्यतः पश्चिम बंगाल के सुंदरवन डेल्टा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा कावेरी का डेल्टा, गोवा एवं रत्नागिरी क्षेत्र, अंडमान एवं निकोबार द्वीप, कच्छ की खाड़ी में पाया जाता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। दिए हुए ऑप्शंस में सभी क्षेत्रों में मैंग्रोव वन पाया जाता है। अगला प्रश्न है, वह लौह इस्पात कारखाना जो लौह अयस्क क्षेत्र एवं कोयला क्षेत्र दोनों के समीप है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जमशेदपुर। टाटा स्टील या टिस्को जो कि जमशेदपुर में स्थित है, इसकी स्थापना 1907 ईस्वी में की गई थी। लौह अयस्क क्षेत्र और कोयला क्षेत्र दोनों के समीप। अगला प्रश्न है, भारत की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर का सही क्रम है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, बिहार। भारत में कुल दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 17.64% है, जिसमें मेघालय
27.95% है। अरुणाचल प्रदेश में वृद्धि दर 26.03% है एवं बिहार में 25.42% है। अगला प्रश्न है, इनमें कौन सा प्लेट एशिया एवं प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच स्थित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, फिलीपींस प्लेट। फिलीपींस प्लेट एशिया एवं प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच स्थित है। नजका प्लेट दक्षिण अमेरिका एवं प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच स्थित है। अरबियन प्लेट अरब प्रायद्वीप का अधिकतर भाग है और फिजी प्लेट ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में है। अगला प्रश्न है, बिहार में सबसे पश्चिमवर्ती शहर है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, भभुआ। बिहार में सबसे पश्चिमवर्ती शहर भभुआ है। इसके बाद बक्सर, सासाराम, गोपालगंज और बेतिया है। अगला प्रश्न है, इनमें कौन सी नदी राज्य के बाहर गंगा में मिलती है? महानंदा नदी और अजय नदी। महानंदा नदी और अजय नदी पश्चिम बंगाल में जाकर गंगा नदी में मिलती है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई, उपरोक्त में से एक से अधिक। और घाघरा नदी गंगा की सहायक नदी है जो कि छपरा के निकट गंगा में मिलती है और मेची नदी महानंदा की सहायक नदी है। और पश्चिम बंगाल में गंगा नदी को हुगली नदी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, इनमें गंडक नदी की प्रमुख नहर नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सकरी नहर। गंडक नदी की प्रमुख नहर त्रिवेणी नहर, तेऊर नहर और तिरहुत नहर है। सकरी नहर जो है वो सकरी नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है, यूरोप का गर्म कंबल इनमें से किस जलधारा को कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, गल्फ स्ट्रीम। गल्फ स्ट्रीम को यूरोप का गर्म कंबल कहा जाता है और ये जलधारा अटलांटिक महासागर से प्रवाहित होने वाली जलधारा है। हम्बोल्ट या पेरू जलधारा प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है। क्यूराइल जलधारा, जिसे ओयोशियो जलधारा भी कहते हैं, ये प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है। और ब्राज़ील जलधारा अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा है। अगला प्रश्न है, देवताओं का प्रियतम विजय को ही श्रेष्ठ विजय समझता है, यह किस शासक के शिलालेख में वर्णित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अशोक के 13वें मुख्य शिलालेख में। अशोक के 13वें शिलालेख में वर्णित है कि देवताओं का प्रियतम विजय को ही श्रेष्ठ समझता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस समाचार पत्र का संपादन गांधी जी ने किया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, नवजीवन। गांधी जी ने नवजीवन पत्र का संपादन किया था और इसका प्रकाशन वर्ष 1919 से 1931 तक अहमदाबाद से हिंदी और गुजराती में होता था। अगला प्रश्न है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने 1912 में एक उर्दू साप्ताहिक अल हिलाल शुरू किया। सरकार द्वारा उस पर प्रतिबंध लगाने के बाद अल बिलाग की स्थापना उन्होंने कब की? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1915 में। ब्रिटिश सरकार ने 1914 में सेंसरशिप अधिनियम के द्वारा अल हिलाल नामक पत्रिका को प्रतिबंधित कर दिया था, जिसके कारण 1915 में मौलाना आज़ाद ने अल बिलाग नामक साप्ताहिक पत्रिका की शुरुआत की। अगला प्रश्न है, तुर्कान चहलगानी नामक गुट किस सल्तनतकालीन शासक ने बनाया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, इल्तुतमिश। तुर्कान चहलगानी नामक गुट इल्तुतमिश द्वारा बनाया गया था, जिसे बलबन द्वारा समाप्त कर दिया गया। अगला प्रश्न है, भारतीय अशांति का जनक किसे समझा जाता है? वैलेंटाइन्स रोज ने अपनी पुस्तक इंडियन अनरेस्ट में बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा था। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न है, द कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवॉल्ट निम्नलिखित में से किसकी एक पुस्तक थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, सर सैयद अहमद खां। द कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवॉल्ट के लेखक सर सैयद अहमद खां थे। अगला प्रश्न है, सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है और उसका स्थान केवल पैगंबर के पश्चात है, यह किस सल्तनतकालीन शासक ने कहा था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, बलबन। बलबन के राजत्व सिद्धांत के अनुसार सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है और उसका स्थान पैगंबर के पश्चात आता है।
अगला प्रश्न है, रंजीत सिंह की राजनीतिक राजधानी लाहौर थी, किस नगर को उसकी धार्मिक राजधानी कहा जाता था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अमृतसर। रंजीत सिंह की धार्मिक राजधानी अमृतसर थी और रंजीत सिंह का संबंध सुकरचकिया मिस्र से था और राजा रंजीत सिंह को शाह सूजा ने सहायता के परिणाम स्वरूप कोहिनूर हीरा प्रदान किया था। अगला प्रश्न है, आधुनिक युग में पहली बार ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपियों को पढ़ने का श्रेय किसको जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में पहली बार ब्राह्मी एवं खरोष्ठी लिपियों को पढ़ा था। ब्राह्मी लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती है, परंतु खरोष्ठी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में वह आयोग कौन सा है जिसमें सबसे पहले भारत में प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा पर ध्यान दिया गया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी चार्ल्स वुड आयोग। सर्वप्रथम चार्ल्स वुड आयोग में प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा पर ध्यान दिया गया। अगला प्रश्न है, सर्वोदय का आशय निम्नलिखित में क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी सबका उत्थान। सर्वोदय का अर्थ होता है सबका उत्थान। अगला प्रश्न है, 19वीं शताब्दी में सबसे पहले शुरू किया जाने वाला सुधार आंदोलन निम्नलिखित में से कौन सा था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी ब्रह्म समाज। 19वीं शताब्दी में सबसे पहले 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की शुरुआत की थी। उसके बाद प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने 1867 ईस्वी में किया था। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में किया था और रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने 1897 ईस्वी में किया था। अगला प्रश्न है, औपनिवेशिक भारत में भारतीय विधवाओं के लिए शारदा सदन स्कूल की स्थापना किसने की? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी पंडिता रमाबाई ने। औपनिवेशिक भारत में भारतीय विधवाओं के लिए शारदा सदन स्कूल की स्थापना 1889 में पंडित रमाबाई ने की थी। अगला प्रश्न है, अकबर के किस समकालिक शासक ने दिल्ली, आगरा और संभल पर अधिकार कर विक्रमादित्य की उपाधि ली? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए हेमू। हेमू ने अपने को स्वतंत्र घोषित किया और विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला वह भारत का 14वां शासक था। इसके बाद 5 नवंबर 1556 को पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ, जिसमें मुगल सेना विजय होती है। अगला प्रश्न है, 1916 ईस्वी में किस भारतीय गर्मपंथी ने कहा था कि कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी लाला लाजपत राय। 1916 ईस्वी में यंग इंडिया में प्रकाशित लेख के माध्यम से लाला लाजपत राय ने सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत देते हुए कहा कि कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है। अगला प्रश्न है, पत्रकारिता के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा सजा पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए सुरेंद्रनाथ बनर्जी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने 2 अप्रैल 1883 को एक मुकदमे के खिलाफ अपने अखबार बंगाली में संपादीय टिप्पणी की थी, जिसके कारण मानहानि के मुकदमे में सुरेंद्रनाथ बनर्जी को 2 महीने कैद की सज़ा दी गई। अगला प्रश्न है, बंगाल की निम्नलिखित घटनाओं को क्रमवार सजाएं। सबसे पहले है सिराजुद्दौला का नवाब बनना। तो सिराजुद्दौला 9 मार्च 1756 को नवाब बना था। उसके बाद अलीनगर की संधि क्लाइव और सिराजुद्दौला के मध्य होती है फरवरी 1757 में। ब्लैक होल की घटना 20 जून 1756 को होती है और प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 1, 3, 2, 4। सिराजुद्दौला का नवाब बनना 9 मार्च 1756, ब्लैक हॉल की घटना 20 जून 1756, अलीनगर की संधि फरवरी 1757 और प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को। अगला प्रश्न है, बक्सर के युद्ध के परिणामों में निम्नलिखित में से कौन नहीं था? तो आइए देखते हैं। सबसे पहले है, कंपनी की सेना का नेतृत्व मेजर हेक्टर मुनरो ने किया था। तो यह सही है। मीर कासिम अवध के नवाब और मुगल सम्राट सम्मिलित सेना थी। तो ये भी सही है। युद्ध
23 अक्टूबर 1764 को हुआ था, तो ये भी सही है। युद्ध में कंपनी की सेना विजयी रही, तो ये भी सही है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस ने किस आंदोलन के बारे में कहा था जब भारतीय का उत्साह चरम पर था तब आंदोलन वापसी की घोषणा राष्ट्रीय विपत्ति से कम नहीं थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, असहयोग आंदोलन। सुभाष चंद्र बोस ने असहयोग आंदोलन वापस लेने की आलोचना की थी और कहा था कि जब भारतीयों का उत्साह चरम पर था तब आंदोलन की वापसी घोषणा राष्ट्रीय विपत्ति से कम नहीं थी। और असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ था और 1922 में चौरी चौरा कांड के बाद इसे स्थगित कर दिया गया था। अगला प्रश्न है, कांग्रेस की मूल शिक्षा की वर्धा योजना 1937 का मूल उद्देश्य था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई, उपरोक्त में से एक से अधिक। देखिए, वर्धा योजना 1937 का मूल उद्देश्य था गतिविधियों के माध्यम से शिक्षा की प्राप्ति, ये सही है, और कक्षा 2 से 7 तक हिंदी में शिक्षा प्राप्ति, ऑप्शन सी और डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश भारत में निम्नलिखित क्षेत्रों के विलय के गलत युग्म की पहचान करें। तो सिंध, एलनबरो। तो सिंध का पूर्ण विलय एलनबरो के समय 1843 ईस्वी में हुआ था, यह सही है। भूटान, लॉरेंस। तो भूटान का पूर्ण विलय 1865 ईस्वी में लॉरेंस के समय हुआ था, तो यह भी सही है। बर्मा का पूर्ण विलय 1885 ईस्वी में लॉर्ड डफरिन के समय हुआ था, तो यह भी सही है। और तिब्बत का पूर्ण विलय 1903 ईस्वी में करजन के समय हुआ था, तो यह भी सही है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, नेहरू रिपोर्ट के अध्यक्ष और उसके विषय को सुमेलित जोड़े का चयन कीजिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मोतीलाल नेहरू, भारत में संवैधानिक व्यवस्था। नेहरू रिपोर्ट के अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू थे और इसका मुख्य उद्देश्य भारत में संवैधानिक व्यवस्था था और नेहरू रिपोर्ट 10 अगस्त 1928 को प्रस्तुत की गई थी। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में सबसे अधिक चर्चा किस जानवर की मिलती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, घोड़ा। ऋग्वेद में सबसे अधिक चर्चा 217 बार घोड़े की मिलती है, उसके बाद 176 बार गाय की, उसके बाद वृषभ या बैल की चर्चा 170 बार होती है। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी ने जैन धर्म के पूर्व के 4 व्रतों में से किस एक व्रत को जोड़ा? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ब्रह्मचर्य। महावीर स्वामी ने पूर्व के व्रतों में ब्रह्मचर्य को जोड़ा था। इस प्रकार जैन धर्म के 5 महाव्रत हैं, जो इस प्रकार हैं: सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। अगला प्रश्न है, पाली ग्रंथों के अनुसार गौतम बुद्ध के काल में गांव के कितने भेद बनाए गए थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 3। प्रथम कोटि में ऐसे गांव थे जहां विविध वर्णों एवं जातियों का निवास था। द्वितीय श्रेणी में उपनगरीय थे जिन्हें शिल्पग्राम कहा जा सकता था, और तृतीय कोटि में जंगल से सटे गांव थे जिसमें बहेलिए एवं शिकारी रहते थे। अगला प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल में किन 2 कबीलों के एक होने से कुरु कबीला बना? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, भरत एवं पुरु। भरत एवं पुरु कबीलों के मिलने से कुरु कबीला बना था। अगला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के बारे में गलत कथन कौन है? तो आइए चेक करते हैं। सबसे पहले है, ब्रिटिश संसद द्वारा भारत के लिए यह अंतिम अधिनियम था, तो यह सही है। संसद से पारित होने के बाद 18 जुलाई 1947 को शाही हस्ताक्षर हुए, तो यह भी सही है। भारतीय महाद्वीप का विभाजन स्वीकार किया गया, यह भी सही है। शाही उपाधि से भारत का सम्राट शब्द समाप्त हुआ, तो ये भी सही है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। ये चारों कथन जो है वो सही है। अगला प्रश्न है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, दादा भाई नौरोजी। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल के लेखक दादा भाई नौरोजी हैं और इस पुस्तक में दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम भारत से धन के निष्कासन की व्याख्या की थी। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने अपने अंत समय के वर्षा ऋतु को कहाँ व्यतीत किया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, वैशाली।
गौतम बुद्ध ने अपने जीवन काल के अंतिम वर्षा ऋतु वैशाली में व्यतीत किया था और गौतम बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए थे और गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था और कुशीनगर में इनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व में होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कालक्रम घटनाओं को सही क्रम में सजाइए। तो सबसे पहले है मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी। उसके बाद है लखनऊ समझौता 1916 ईस्वी। उसके बाद है बारदोली सत्याग्रह 1928 ईस्वी। लाहौर अधिवेशन 1929। नमक सत्याग्रह 1930। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 2, 3, 4, 5, 1। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906, लखनऊ समझौता 1916, बारदोली सत्याग्रह 1928, लाहौर अधिवेशन 1929 और नमक सत्याग्रह 1930। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा भारतीय स्थल कौन है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी धौलावीरा। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा भारतीय स्थल राखीगढ़ी है और दूसरा सबसे बड़ा भारतीय स्थल धौलावीरा है और धौलावीरा से उन्नत जल प्रबंधन के साक्ष्य मिले हैं। अगला प्रश्न है, बिहार में स्थित नवप्रस्तर युग की खुदाई स्थल एवं संबंधित जिले का सही मिलान है। तो आइए देखते हैं। श्वेतपुर सारण, तो श्वेतपुर जो है वो सारण में नहीं वैशाली में है। उसके बाद चिरांद कैमूर, तो चिरांद कैमूर में नहीं है, चिरांद जो है वो सारण में है। सेनुआर रोहतास ये सही है और मनेर पटना ये भी सही है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई, सी और डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी चित्रकारी पेंटिंग बिहार से संबंधित नहीं है? तो आइए देखते हैं। मंजूषा पेंटिंग बिहार से संबंधित है। जादव पटिया पेंटिंग जो है वो झारखंड से संबंधित है, तो ये बिहार से संबंधित नहीं है। मधुबनी पेंटिंग जो है वो ये भी बिहार से संबंधित है और वारली पेंटिंग जो है वो महाराष्ट्र से संबंधित है, तो ये दोनों संबंधित नहीं है, बी और डी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई, उपरोक्त में से एक से अधिक। मंजूषा और मधुबनी पेंटिंग का संबंध जो है वो बिहार से है। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने किस धार्मिक ग्रंथ को अपनी माता कहा था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, भगवत गीता। गांधी जी ने भगवत गीता को अपनी माता कहा था। अगला प्रश्न है, इतालवी यात्री निकोलो कॉन्टी किसके शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, देवराय प्रथम। इतालवी यात्री निकोलो कॉन्टी ने देवराय प्रथम के समय 1420 ईस्वी में विजयनगर की यात्रा की थी और अब्दुल रज़ाक ने देवराय द्वितीय के समय विजयनगर की यात्रा की थी। अगला प्रश्न है, अकबर द्वारा स्थापित अनुवाद विभाग में सबसे पहले किन पुस्तकों का अनुवाद किया गया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सिंहासन बत्तीसी, अथर्ववेद और बाइबल। अकबर द्वारा स्थापित अनुवाद विभाग में सबसे पहले सिंहासन बत्तीसी, अथर्ववेद और बाइबल का अनुवाद फारसी भाषा में किया गया था। अगला प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू ने बिहार के किस जिले में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान चौकीदारों से अंग्रेजी सेवा छोड़ने का आग्रह किया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सारण। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार के दौरा किया था और उन्होंने 3 अप्रैल को सारण जिले में चौकीदारों को अंग्रेजी सेवा छोड़ने का आग्रह किया था। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति के बिहार के नायक कुंवर सिंह की गिरफ्तारी पर अंग्रेजी सरकार ने कितने रुपए का इनाम रखा था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 25,000। कुंवर सिंह की गिरफ्तारी पर अंग्रेजी सरकार ने 25,000 रुपये की इनाम का घोषणा किया था। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार द्वारा 2021 में घोषित पद्म पुरस्कारों में बिहार के कितने लोगों को सम्मानित किया गया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। केंद्र सरकार ने 25 जनवरी 2021 को पद्म पुरस्कारों की घोषणा की, जिसमें बिहार से 5 लोगों का चयन किया गया। रामविलास पासवान को पद्म भूषण दिया गया। उसके बाद मृदुला सिन्हा, डॉक्टर दिलीप कुमार, दुलारी देवी,
और रामचंद्र मांझी को पद्मश्री पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। अगला प्रश्न है, विकसित बिहार के 7 निश्चय योजना में छठी योजना शौचालय निर्माण घर का सम्मान के तहत राज्य का कितना जिला ODF किया जा चुका है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 38 जिला। बिहार के बजट 2020-21 के अनुसार विकसित बिहार के 7 निश्चय के तहत छठी योजना में ग्रामीण विकास विभाग द्वारा सभी 38 जिले को ODF घोषित किया जा चुका है। अगला प्रश्न है, बिहार बजट 2021-22 को निम्नलिखित में से किसने प्रस्तुत किया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी तारकिशोर प्रसाद। बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने बिहार बजट 2021-22 को विधानमंडल के समक्ष 22 फरवरी 2021 को प्रस्तुत किया था। अगला प्रश्न है, आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार बिहार में बेरोजगारी दर भारत की बेरोजगारी दर से, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अधिक है। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार वर्ष 2018-19 में बिहार की ग्रामीण बेरोजगारी दर 9.8% थी, वहीं भारत की ग्रामीण बेरोजगारी दर 5% थी और बिहार की शहरी बेरोजगारी दर 10.4% है और भारत की शहरी बेरोजगारी दर 7.4% है। अगला प्रश्न है, कारखाना बिहार संशोधन अधिनियम 2020 में किए गए संशोधन के तहत विद्युत चलित कारखानों में कर्मचारियों की संख्या 10 से बढ़ाकर, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 20 की गई। कारखाना अधिनियम 2020 में विद्युत चलित कारखानों में बिहार में कर्मचारियों की संख्या 10 से बढ़ाकर 20 कर दी गई और गैर विद्युत चलित कारखानों में कर्मचारियों की संख्या 20 से बढ़ाकर 40 की गई है। अगला प्रश्न है, बिहार का प्रथम आधुनिक स्कूल कब और कहाँ खोला गया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 1835 में पटना में। 1835 में शुरू हुई नई शिक्षा नीति के बाद बिहार में आधुनिक शिक्षा का विकास हुआ। उसके बाद 1835 में बिहार में प्रथम आधुनिक स्कूल पटना में खोला गया था। इसके बाद 141 से 150 तक मैथ के क्वेश्चन हैं, जिसका सॉल्यूशन आप लोगों को PDF के माध्यम से टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।